कॉलम, कॉलम इनस्टेबल कैसे होते हैं? इंस्टेबिलिटी दो किस्म की होती है, एक को हम लोकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं, एक को हम ओवरऑल इंस्टेबिलिटी कहते हैं। लोकल इंस्टेबिलिटी क्या है? ड्यूरिंग लोकल इंस्टेबिलिटी द इंडिविजुअल पार्ट्स आर प्लेट एलिमेंट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन बकल विदाउट ओवरऑल बकलिंग ऑफ द कॉलम। वो कहते हैं पूरा कॉलम बकल नहीं होता, बल्कि कोई एक पार्ट, कोई एक प्लेट बकल हो जाती है। मसलन अगर यहाँ पे देखें, ये बकलिंग शो कर, यहाँ से थोड़ा सा बकल हो जाता है, बाकी पूरा मेंबर बकल नहीं होता, सिर्फ फ्लैंज का एक पार्ट बकल हो जाता है, फ्लैंज का। ठीक है, तो अब इसमें फिर क्या करते हैं? अब हमें जब ऐसे मेंबर आते हैं, हमें इनके हर मेंबर को अलग अलग चेक करना पड़ता है, आया इससे ये एक इंडिविजुअल मेंबर बकल तो नहीं हो जाएगा। तो जब हम कॉलम कंप्रेशन मेंबर डिजाइन करेंगे तो इसके चेक्स ज्यादा हैं टेंशन मेंबर के मुकाबले। टेंशन मेंबर में क्या चेक थे? कैपेसिटी चेक की, बी मिनिमम चेक किया और सिलेंडर स्ट्रेस चेक के ओवर डिजाइन कर दिया, हमने कहा ओके फाइन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री भी चेक होगी, इसकी ज्योमेट्री भी चेक होगी कि कहीं ये लोकली बक्कल तो नहीं कर रहा होगा, लोकली इंस्टेबिलिटी तो नहीं होगी इसमें, ये ओवरऑल इंस्टेबल तो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखें इसने क्या कहा, width to thickness ratio of each part gives the slenderness ratio। कहता है slenderness ratio इस कॉलम की कैसे लेंगे? हर कंपोनेंट की width और thickness की रेशियो लैम्डा, इसको कहते हैं लैम्डा। तो लैम्डा के टेबल्स अवेलेबल हैं लोकल बकलिंग चेक करने के लिए। मसला हमारे पास ये एक डब्ल्यू सेक्शन, उसने यहाँ लिखा है ABC 3 पॉइंट लिखे। कहते हैं मिसाल के तौर पे अपने इस फ्लैंज की थिकनेस चेक करें, बी और इसकी विड्थ बी, इसकी थिकनेस ये ले बी और टी, जो लैम्डा कहलाएगी, विच कंट्रोल द लोकल बकलिंग। तो इससे हम लोकल बकलिंग को कंट्रोल करते हैं। हमें लोकल बकलिंग की हर सेक्शन के अगेंस्ट AISC हमें वैल्यूज प्रोवाइड करता है कि इसकी लैम्डा की वैल्यू इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखें ये बता रही है, ये ओवरऑल बकलिंग नहीं है, देख रहे मेंबर बकल नहीं हुआ, मेंबर बकलिंग, बल्कि आउट ऑफ प्लेन, ये जगह देखें आउट ऑफ प्लेन चलेगी, ये थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेन, बाकी स्ट्रेट है। देखें ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, सिर्फ ये जगह आउट ऑफ प्लेन चलेगी। तो ये लोकल ओवरऑल लोकल इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पे क्या देखें गौर से, ये देखें चैनल इस जगह से थोड़ी सी बकल होगी, ये जगह थोड़ी सी बकल होगी, बाकी सही है। तो कहते हैं ये ओवरऑल इंस्टेबिलिटी नहीं है, बल्कि लोकल इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पे हम देखें, ये देखें ये फ्लैंज बकल होगी, बाकी वेब ठीक ठहरा है। यहाँ पे ये फ्लैंज बकल होगी, साथ वेब भी बकल हो गई है। तो ये हमारी क्या है? ओवरऑल इंस्टेबिलिटी है वाली, ये लोकल इंस्टेबिलिटी। ये देख रहे हैं इसका बकलिंग होती है, ये शेप भी देख रहे हैं, ये फ्लैंज, ये भी फ्लैंज, ओवरऑल पूरा मेंबर बकल नहीं हुआ, अब सीधा खड़ा हुआ है। ये क्या है? लोकल इंस्टेबिलिटी है। सिमिलर उसने कहा कि जब फेलियर होता है तो भी ऐसे होता है, एक दो मेंबर ट्रांसफर के सारी चीजें फेल हो जाती हैं। यहाँ पे उसने डिफरेंट चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं कि ये देखें कैसे बकलिंग हो रही है। लोकल बकलिंग शुड नेवर बी अलाउड टू अकर बिफोर द ओवरऑल बकलिंग। वो कहते हैं हम कभी भी अलाउ नहीं करते, हम कहते हैं बकलिंग हो तो ओवरऑल हो, लोकल बकलिंग ना हो। इंडिविजुअल जब एलिमेंट बकल होता है तो फिर बहुत जल्दी सडन फेलियर होता है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए हम कहते हैं अगर बकलिंग होनी है तो ओवरऑल पहले हो, बाद में लोकल बकलिंग हो जाए, कोई एक इंडिविजुअल कंपोनेंट भी हो जाए, लेकिन पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट हो जाए बाद में ओवरऑल मेंबर बकल हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, लोकल बकलिंग शुड नेवर बी अलाउड टू अकर before the overall buckling of the member except in few cases like web of the plate girder। प्लेट गर्डर एक डिजाइन है अलग, बिल्कुल प्लेट गर्डर का अलग से डिजाइन होता है जिसमें हम गर्डर डिजाइन करते हैं प्लेटों को मिलाकर। तो प्लेट गर्डर जो होते हैं इनमें हम लोकल बकलिंग अलाउ करते हैं, क्योंकि प्लेट उसमें होते अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट हैं, उनको थ्रू कनेक्शन जोड़ा होता है। जब आप हार्ट रोड देखते हैं तो ये एक ही मेंबर होता है, इसमें अगर कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट बकल होता है तो वो ज्यादा डेंजरस है। An unstiffened element, अब यहाँ पे वो रूल बता रहे हैं, an unstiffened element is a projecting piece with one free edge parallel to the direction of the compressive force। वो कहता है दो किस्म के एलिमेंट, एक हम स्टिफेंड एलिमेंट कहते हैं, एक हम अनस्टिफेंड एलिमेंट कहते हैं। अनस्टिफेंड एलिमेंट वो होते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, आपकी कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, मेंबर पे आ रही है, उसके पैरेलल डायरेक्शन में, अगर उसके पैरेलल डायरेक्शन, याद रखना उसके पैरेलल डायरेक्शन में अगर उस पीस का एक पार्ट प्रोजेक्ट हो रहा हो, एक पार्ट फ्री एज हो, उसका किस चीज से कनेक्शन ना हो। मसलन अगर मैं इस फिगर की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर लोड ऐसे लगा दूं, ऐसे ऐसे, तो इस डायरेक्शन में ये दोनों एज कोई फ्री एज नहीं है, ये मेरा अनस्टिफेंड नहीं होगा। लोड में टॉप पे ऐसे अप कंप्रेशन में ऐसे अप टू डाउन लगाता हूँ, इसके पैरेलल ये है, ये मेंबर इसके पैरेलल है ना, पैरेलल ये, और ये फ्री एज है और ये फ्री एज नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अनस्टिफेंड एलिमेंट कहलाएगा। और इसके दोनों एज कहीं ना कहीं बाउंड और फ्री नहीं है, इसको हम स्टिफेंड एलिमेंट कहेंगे।
An unstiffened element is a projecting piece with one free edge parallel to the direction of the compressive force. का फिगर में हाफ फ्लैंज AB जो है ये अनस्टिफेंड है, देखें हाफ ये AB A से भी अनस्टिफेंड अलग है, अगर मैं इसको D कह दूं तो AD अलग अनस्टिफेंड एलिमेंट है, ये पैरेलल टू कंप्रेसिव फोर्स है। अब यहाँ पे AC देखने क्या है, ये AC है, ये AC है, देखने क्या लिखा है, स्टिफेंड एलिमेंट इज सपोर्टेड अलोंग द टू एजेस पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो कहता है ऐसा एलिमेंट होता है जो कि दोनों एज से सपोर्ट होता है, दोनों, कोई फ्री एज नहीं होता है, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो AC जो था वो क्या था, स्टिफेंड एलिमेंट। तो हमें पता चल जाएगा किसी भी कॉलम को देख के कि इसमें कौन सा स्टिफेंड एलिमेंट है और कौन सा अनस्टिफेंड एलिमेंट है। हाँ जी, यस सर। अब यहाँ पे देखें ओवरऑल स्टेबिलिटी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये दो पैराग्राफ ऊपर के पढ़ लेते हैं। फॉर अनस्टिफेंड फ्लैंज ऑफ फिगर B is equal to half width of the flange and T is equal to TF, hence BF over 2TF ratio is used for to find lambda। वो कहता है गौर से देखें, ये जो मेरी शेप है ये, इसमें अनस्टिफेंड ये है A से B तक, अगर मैं इसको D पॉइंट कह दूं यहाँ पर तो D से B अनस्टिफेंड नहीं कहलाएगा, ओवरऑल AB अलग से अनस्टिफेंड है और AD अलग से अनस्टिफेंड एलिमेंट है, ये दो अलग अलग एलिमेंट है। जबकि जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज देखता हूं तो मुझे ये BF मिलती है, पूरी प्रॉपर्टी टेबल W सेक्शन की क्या मिलती है, BF। मैंने चेक करनी है सिर्फ A से B, तो क्या करूंगा, इसको BF ओवर 2 हाफ होगी ना, ये BF ओवर 2। हमने पढ़ा था कि हम क्या चेक करते हैं, B ओवर T, लैम्डा होता है B ओवर T, ये है BF ओवर 2 ओवर T, क्या जो बनेगा BF ओवर 2TF। TF इज द थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ओवरऑल है, लेकिन BF जो लेंगे वो आधा लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा BF ओवर 2T। वो कहता है अगर आप W सेक्शन कर रहे हैं और इसकी आप लोकल स्टेबिलिटी स्टिफेंड एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, तो जो इसकी आपने लैम्डा लेना है वो BF ओवर 2TF करना है। इसको क्या कहते हैं, इसको आपने क्या करना है, BF ओवर 2TF करना है, BF ओवर TF नहीं करना है इसमें। फॉर स्टिफेंड वेब में वेब की जो B है वो H के बराबर, H is the width of the web and TW is the thickness of web and the corresponding value of lambda or BOT ratio is HOTW which controls web local buckling। अभी तो हम ये देखें लैम्डा कैलकुलेट कैसे करना है, फिर लैम्डा की लिमिटिंग वैल्यू इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये पता चल गया कि अब जो स्टिफेंड है, देखें दोबारा वापस आते हैं फिगर पे, ये स्टिफेंड ये क्या है, H है, डेप्थ ऑफ द सेक्शन H ओवर TW, तो ये आपकी लैम्डा B ओवर T H ओवर TW लेंगे, यहाँ पे BF ओवर 2TF लेंगे। तो ये आपको याद हो कि B ओवर T मैंने कैसे लेना है, थिकनेस टू विड्थ टू थिकनेस रेशियो, ये लैम्डा होता है। तो लैम्डा निकालेंगे फिर उसको कंपैरिजन करेंगे किसी लैम्डा वैल्यू के साथ कि इसकी लैम्डा कितनी होनी चाहिए, इसकी कितनी होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो हम कहते हैं कि ये हमारा मेंबर फेल हो जाएगा, अनस्टेबल है, अगर उससे कम